हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। व्योमकेश बख्शी की कहानी आदिम रिपु। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही बंगाल देश में, विशेषकर कलकत्ता शहर में, मनुष्य के जीवन का मूल्य बहुत कम हो गया था। 50 के अकाल में हमने जीवन और मृत्यु दोनों को अपने पैरों का सेवक बना लिया था। फिर जब जिन्ना साहब का प्रत्यक्ष संघर्ष शुरू हुआ, तब तो हमने मृत्यु के देवता से प्रेम ही कर लिया। एक जाति के रूप में हम आज तक इसलिए टिके हैं क्योंकि हम मृत्यु के साथ सुख और सहजता से रहना चाहते हैं। बाघ और सांप के साथ हम अनादिकाल से रहते आए हैं। अब हमें कौन मार सकता है? सम्मुख युद्ध की पहली ज्वाला अब शांत हो चुकी है, लेकिन भीतर ही भीतर अब भी अंगारे सुलग रहे हैं। कहीं कहीं अचानक भभक कर जल उठते हैं और फिर राख के भीतर छिप जाते हैं। कलकत्ता के सामान्य जनजीवन में लेकिन कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता। सड़कों पर ट्राम और बसें वैसे ही चल रही है। लोगों की कार्य व्यस्तता में कोई विराम नहीं। दोनों समुदायों की सीमा रेखाओं पर कभी कभी अचानक हल्ला गोलियों की आवाज़ उठती है। दुकानों के शटर पल भर में गिर जाते हैं और सड़कों पर 2-4 रक्त रंजित शव पड़े रहते हैं। सूरावर्दी साहब की पुलिस आती है और हिंदुओं को डांट डपट करती है। तब मृतकों की संख्या 2-4 और बढ़ जाती है। फिर किसी ओर से एक मोटर वैन आती है, लाशों को समेटकर कहीं गायब हो जाती है। और उसके बाद शहर का जीवन पहले की तरह सामान्य रूप से चलने लगता है। व्योमकेश और मैं कलकत्ते में ही थे। हमारा हैरिसन रोड वाला घर यद्यपि युद्ध सीमा पर ठीक नहीं पड़ता था, फिर भी हम यथासंभव सावधान रहते थे। सौभाग्य से कुछ महीने पहले व्योमकेश की साली सुकुमारी, खोकू और सत्यवती पश्चिम की ओर घूमने गए थे। इसलिए जब सम्मुख युद्ध शुरू हुआ, तब व्योमकेश ने टेलीग्राम भेजकर उन्हें कलकत्ता लौटने से मना कर दिया। तब से वे लोग पटना में ही हैं। इस बीच सत्यवती के जोरदार पत्रों की बौछार से हम 2 बार पटना जाए, क्योंकि हम जीवित हैं ये वह अपनी आंखों से देखे बिना विश्वास ही नहीं करना चाहती थी। खैर, खोकू और सत्यवती सुरक्षित थे, इसी बात से हम काफ़ी निश्चिंत थे। राज्य में अशांति या क्रांति के समय अपने जीवन की रक्षा से अधिक प्रियजनों की सुरक्षा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस दिन की घटना से इस कहानी की शुरुआत होती है, वो दिन दुर्गा पूजा और काली पूजा के बीच का था। दुर्गा पूजा अन्य वर्षों की तरह धूमधाम से पूरी हो चुकी थी और यह संदेह नहीं था कि काली पूजा भी विधिवत संपन्न होगी। हम दोनों सुबह सुबह अखबार लेकर बैठे थे। तभी बांटुल सरदार आया। हमने उसे सलामी दी। बांटुल इस इलाके का नामी गुंडा था। ठिंगना, गठीला शरीर और तैलिए माथे पर सिंदूर का टीका। सम्मुख युद्ध शुरू होने के बाद से ही बांटुल का रौब बहुत बढ़ गया था। मोहल्ले के शरीफ लोगों को गुंडों से बचाने के बहाने वो सबसे सलामी यानी चंदा या हफ्ता वसूल करता था। अगर कोई सलामी न देता तो डर रहता कि किसी दिन उसी बांटुल के हाथों जान चली जाएगी। इसलिए सब लोग चुपचाप सलामी दे देते थे। सलामी वसूलने के अत्याचार के बावजूद व्योमकेश के साथ बांटुल का एक खास नाता बन गया था। वसूली के बहाने जब बांटुल आता, व्योमकेश उसे चाय और सिगरेट दे देता, उसके साथ बातें करता। शत्रु और मित्र पक्षों की नीतियों के बारे में भी बहुत सी जानकारी मिल जाया करती। बांटुल इस बीच व्यापार की बातें भी उठाता। युद्ध के बाद अमेरिकी सैनिकों ने कई आग्नेयास्त्र बहुत सस्ते दामों पर बेच दिए थे। बांटुल ने उन हथियारों में से कुछ जमा कर रखे हुए थे और अब वह उन्हें हमें बेचने की कोशिश कर रहा था। वह कहता, एक राइफल खरीद कर घर पर रखिए सर, हम तो हर वक्त हर जगह नज़र नहीं रख सकते। अफरा तफरी के समय हथियार पास में रखना अच्छा होता है। मैं कहता था, नहीं बांटुल, राइफल की ज़रूरत नहीं। इतनी बड़ी चीज़ छुपा कर रखा नहीं जा सकेगा। किसी दिन पुलिस को खबर लग जाएगी और वे हमें बांध कर ले जाएंगे। उससे बेहतर होगा कि अगर कोई पिस्तौल या रिवॉल्वर मिल जाए। बांटुल कहता, पिस्टल जुटाना मुश्किल है बाबू। अच्छा, कोशिश करके देखूंगा। बांटुल महीने में 1 बार आता था।
उस दिन भी रिवाज के मुताबिक सलामी लेकर बांटुल हमें अपना आश्वासन देकर चला गया। हम कुछ पल के लिए मरे संतुलित सद्य स्थितिवश बैठकर परिस्थितियों का परिगणन करने लगे। ऐसा और कितने दिन चलेगा? सिर पर तलवार टंगी हुई कितने दिन ऐसे बैठे रहे? आज़ादी शायद आ रही है, पर क्या उसे भोगने के लिए हम जिए रहेंगे? सामने के युद्ध में अगर जान भी बचे तो कंकड़ और इमली की दानों का गुठला पीस कर खाते खाते कितने दिन सांस चलाएंगे? व्योमकेश के हाथ में कभी कामकाज ज़्यादा नहीं रहता, अब तो बिल्कुल बंद हो गया है। जहाँ खुलेआम हत्याओं का सौदा चल रहा है, वहाँ व्योमकेश की रहस्य समाधान बुद्धि किस काम आएगी? मैंने कहा, अभी भारत छोड़कर लक्ष्मी की उपासना कर लो। अर्थात रात दिन छुरा बगल में लेकर निकलो। अगर 2-4 काले बाजार के ग्राहक को तुम्ही ने सजा दे दी तो फिर और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। इस समय काल में बांटुल जैसा आदमी हमारा आदर्श होना चाहिए। मुकेश कुछ देर चुप रहा और बोला, बात बुरी नहीं कही तुमने, युग का धर्म ही धर्म होता है, मगर जानो वो चीज़ खून में होनी चाहिए। उसे हत्या कहो या काला बाजार, पूर्वजों के खून की ताकत न हो तो ये सब नहीं हो सकता। मेरे पिता स्कूल मास्टर थे, स्कूल में अंक पढ़ाते थे और घर पर सांख्य पढ़ते थे। माँ वैष्णव कुल की लड़की थी, नंद गोपाल की उपासना किया करती थी, इसलिए वे बातें मेरे कर्म नहीं हैं। मैं व्योमकेश का बाल्य इतिहास जानता था। जब वह 17 साल का था तब उसके पिता को तपेदिक हो गया और माँ भी उसी रोग से दिवंगत हो गई। रिश्तेदारों में से कोई देखने तक नहीं आया। फिर व्योमकेश ने अपनी ताकत और परिश्रम से विद्यासागर पार कर लिया और अपने ही प्रयत्नों से नया जीवन पथ गढ़ लिया। रिश्तेदार शायद अब भी मौजूद होंगे, पर व्योमकेश उनकी खबर नहीं रखता। कुछ समय मन ही मन उदासी में बीत गया। आज सत्यवती का एक खत आ सकता था। चुपचाप मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। खटखट खटखट की आवाज़ से मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। डाकिया नहीं था। सामने जो खड़ा था उसकी शक्ल देखकर उसे स्त्री ही कहना पड़ता था, लेकिन वो कैसी स्त्री? 5 हाथ लंबी, उसी अनुपात में चौड़ी, शाल पाछू जैसी बनावट, चमकदार जमी हुई लकड़ी जैसे रंग का शरीर, काठी मट्ठा सघन नितंब वाली साफ सुथरी मूछें, उम्र 50 के पार। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। ऐसा लगा जैसे हारमोनियम का ढक्कन खुल गया हो। मैं सोचने लगा कि क्या वो रामायण महाभारत से निकली कोई अति मानवीय स्त्री है। हारमोनियम से एक खोखली गहरी आवाज़ निकली, क्या आप व्योमकेश बाबू हैं? मैंने तुरंत सिर हिलाकर इनकार कर दिया। मुझे नहीं पता उस महिला का व्योमकेश से क्या काम है, पर यह स्पष्ट करना ठीक था कि मैं व्योमकेश नहीं हूँ। व्योमकेश कमरे के अंदर से महिला को नहीं देख पाया। मेरी हालत देखकर वो उठकर आ गया। वह भी आगंतुक को देखकर कुछ क्षण के लिए चकित हुआ, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, मैं व्योमकेश। महिला ने फिर हारमोनियम का ढक्कन खोला और बोली, नमस्कार, मेरा नाम मिस ननीबाला राय है। मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। आइए। खटखट जूते की आवाज़ करते हुए मिस ननीबाला राय कमरे में प्रवेश कर गई। व्योमकेश ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया। मैं सोचने लगा, ऐसी कदकाठी वाली महिला कभी घर की गृहिणी नहीं हो सकती। पति पुत्र के लिए यह घरेलू वातावरण उपयुक्त नहीं। इसकी उपाधि उनके दाम्पत्य सौभाग्य के विपरीत संकेत दे रही है। पर वो वास्तव में कौन है? जेनाना फाटक की जमादारिनी? इतना भी नहीं। शिक्षिका? शायद नहीं। लेडी डॉक्टर? हो सकता है। कुछ ही क्षण में ननीबाला ने अपनी पहचान बता दी। देखा कि मैं ज़्यादा गलत नहीं सोच रहा था। उन्होंने कहा, मैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाई थी, अब रिटायर होकर कलकत्ता में रहती हूँ। किसी से आपका नाम सुना और पता भी मिल गया, इसलिए आई हूँ। व्योमकेश गंभीर चेहरे के साथ बोले, क्या ज़रूरत है, बताइए। मिस ननीबाला का चेहरा जैसा ज़बरदस्त था, व्यवहार वैसा बिल्कुल नहीं। उनके हाथ में एक काले रंग का हैंडबैग था। उन्होंने उसे खोलने के इरादे से उठाया और कहा, मैं गरीब इंसान हूँ व्योमकेश बाबू, ज़्यादा पैसे मैं आपको नहीं दे सकती। व्योमकेश ने कहा, पैसे की बात बाद में होगी, पहले ज़रूरत बताइए। ननीबाला ने बैग बंद किया, फिर अचानक कांपते स्वर में बोली,
मेरे बेटे को बड़ा संकट है, उसे आप बचाइए व्योमकेश बाबू। व्योमकेश कुछ क्षण उनकी ओर देखते रहे और बोले, आपके बेटे? ननीबाला थोड़ी असहज हुई और कही, मेरे बेटे, यानी मैंने उसे अपनाया है। अनादि बाबू उसे पुष्यपुत्र के पास ले गए हैं। व्योमकेश ने कहा, बहुत उलझी हुई बात लग रही है, आप शुरुआत से सब कुछ बताइए। ननीबाला ने तब अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उनकी कहानी कहने की शैली अच्छी नहीं थी। कभी 10 साल पीछे चली जाती, कभी 20 साल आगे, और कई बेमतलब की बातें जोड़ देती। उनका जटिल विवरण निकाल दे तो कहानी कुछ इस प्रकार है। 22-23 साल पहले मिस ननीबाला राय पटना अस्पताल की दाई थी। एक दिन एक युवती अस्पताल में भर्ती हुई। उसकी हालत बहुत खराब थी। प्लूरेसी सहित कई लक्षण थे और वह पूरी तरह गर्भवती थी। वो पुरुष जिसने उसे लाया था, भर्ती कराने के बाद गायब हो गया। युवती हिंदू नहीं थी, शायद आदिम जाति की देशी क्रिश्चियन। 2 दिन बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया और मृत्यु हो गई। वो पुरुष जो गायब हुआ था फिर कभी वापस नहीं आया। ऐसी स्थिति में बच्चे की परवरिश का प्रबंध राज्य सरकार ने किया, लेकिन इस मामले में ननीबाला ने बच्चे की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। ननीबाला अविवाहित थी और उनके कोई संतान नहीं थी। इस आशा से कि यह बच्चा बड़ा होकर उनके पुत्र का स्थान लेगा, उन्होंने बच्चे का पुत्रवत पालन पोषण शुरू किया। बच्चे का नाम रखा गया प्रभात राय। जब प्रभात की उम्र 3-4 साल की थी तब ननीबाला को अचानक एक अज्ञात पत्र मिला। पत्र के साथ 200 रुपये के नोट भी थे। पत्र में लिखा था, मैं जान गया हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारे पास है, उसे संभालो। ये कुछ पैसे भेज रहा हूँ, सुविधा हुई तो और भी भेजूंगा। पत्र में कोई नाम या हस्ताक्षर नहीं थे। इसके बाद प्रभात के पिता का कोई समाचार नहीं मिला। संभव है कि वह व्यक्ति मर गया हो। ननीबाला विशेष रूप से दुखी नहीं हुई। उन्हें यह डर हमेशा था कि पिता कभी आकर बेटे को ले जाएगा। इस बार वह निश्चिंत थी। प्रभात बड़े होने लगा। ननीबाला अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहती, इसलिए वह बेटे की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाती थी। प्रभात पड़ोस के हिंदुस्तानी बच्चों के साथ सड़कों पर खेला करता और घूमता। उसकी पढ़ाई नहीं हुई। पड़ोस में एक मुस्लिम दफ्तरिये की दुकान थी। जब प्रभात की उम्र 16-17 साल की हुई तब वह उस दफ्तरिये की दुकान में काम करने लगा। प्रभात पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव अशिष्ट नहीं हुआ। वह मन लगाकर अपना काम करता और दाई माताजी के प्रति गहरी श्रद्धा रखता। इस प्रकार 3-4 साल बीत गए। दूसरे विश्व युद्ध के अंत की ओर पटना में अनादि हलदार नामक एक भद्र पुरुष आए। अनादि बाबू एक धनी व्यापारी थे। उनके व्यापार की कई खाता बही जोड़ने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने दफ्तरिये को भेजा। दफ्तरिये ने प्रभात को उनके घर भेज दिया। कई खाता बही और दस्तावेज दफ्तरिये की दुकान से ले जाना सुविधाजनक नहीं था। प्रभात अपने उपकरणों के साथ अनादि बाबू के घर आया और कई दिनों तक उनके खाता बही के बाहरी आवरण बांधने का काम किया। अनादि बाबू बहुत उदार थे। प्रभात को देखकर उन्हें शायद बहुत अच्छा लगा और एक दिन वे ननीबाला के घर आए और प्रस्ताव रखा कि वे प्रभात को अपना गोद लिया बेटा बनाना चाहते हैं। इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति के गोद लिए बेटे बनने का अवसर किसी के लिए भी सौभाग्य की बात होती, लेकिन ननीबाला ने एक शब्द में प्रभात को छोड़ने से मना कर दिया। प्रभात भी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। तब समझौता हुआ, प्रभात के साथ ननीबाला भी अनादि बाबू के घर में रहेगी। स्त्रीहीन घर में ननीबाला ही परिवार का संचालन करेगी। ननीबाला ने अस्पताल की नौकरी से सेवानिवृत्ति ले ली। अनादि हलदार भी अपने कार्य से लगभग सेवानिवृत्त हो चुके थे। तीनों कलकत्ता आ गए। यह आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है। तब से वे एक भाड़े के घर की दूसरी मंजिल में रह रहे थे। युद्ध के समय अच्छे मकान मिलना आसान नहीं था, लेकिन अनादि बाबू ने अपने मकान के पास ही एक पुराना घर खरीदा और उसे तोड़कर नया घर बनवाने का काम शुरू किया। घर बनते ही वे अपने नए मकान में चले जाएंगे। अनादि बाबू के एक बड़े भाई थे जो कलकत्ता में अपने पुराने मकान में रहते थे। अनादि बाबू का भाई के साथ कोई संबंध नहीं था, कोई नज़दीकी या सुलभता नहीं थी। भाई की मृत्यु लगभग 10 साल पहले हो गई थी, लेकिन उनके 2 बेटे थे, निमाई और निताई।
अनादि बाबू कलकत्ता आकर रहने लगे तो वे दोनों किसी तरह उनका पता लगाकर उनके पास आने लगे और उनसे मिलना शुरू कर दिया। ननीबाला के अनुसार निमाई और निताई पक्के शैतान थे, चालाक, कुटिल और बेटा खाने वाले राक्षस जैसे। चाचा अगर गोद लिया बेटा बनाते तो चाचा की अपार संपत्ति बेकार हो जाती, इसलिए वे दोनों चाचा को मनाकर गोद लेने से मना करवाना चाहते थे। अनादि बाबू ने कुछ समय तक भतीजों की चालाकी को समझकर उनका मजा लिया, लेकिन धीरे धीरे वो परेशान होने लगे। कुछ महीने पहले उन्होंने भतीजों से कह दिया कि वे उनके घर में कदम न रखें। माई और निताई ने भले ही चाचा के घर आना बंद कर दिया, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। अनादि बाबू ने प्रभात को एक पुस्तक की दुकान दी थी, कॉलेज की इमारत के एक कोने में एक छोटा सा दुकान। प्रभात पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे किताबों से बहुत लगाव था। ये दुकान उसकी जान थी। वो रोज़ दुकान पर जाता और अपने हाथों से किताबें बेचता। निताई और निमाई ने उसकी दुकान में आने की शुरुआत की। किताबें नहीं खरीदते, बस आंखें फैलाकर प्रभात की ओर देखते, फिर चुपचाप दुकान से बाहर चले जाते। उनकी आंखों की दृष्टि बाघ जैसी भयंकर थी। वे मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके मन की मंशा प्रभात को भली भांति समझ में आ जाती थी। प्रभात एक अच्छा लड़का था। वह डर कर ननीबाला के पास गया और अपनी चिंता बताई। ननीबाला ने अनादि बाबू को सूचित किया। अनादि बाबू ने एक गोरखा को नियुक्त किया जो दुकान खुली रहने तक अपने कुत्ते के साथ वहां पहरा देगा। भतीजों का दुकान में आना बंद हो गया, लेकिन फिर भी प्रभात और ननीबाला का डर कम नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि दो जोड़ी अदृश्य आंखें हमेशा उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे है और उनका पीछा कर रही है। इसके अलावा एक और बात को लेकर घर में अस्थिरता पैदा हो गई। प्रभात को एक लड़की अच्छी लगी थी। वो लड़की पूर्व बंगाल की एक निर्वासित परिवार की लड़की थी। बहुत ही अच्छी गायन और संगीत जानती थी और दिखने में सुंदर थी। किसी सभा में प्रभात ने उसे गीत गाते सुना और इसकी जानकारी ननीबाला को दी। अनादि बाबू प्रभात के लिए दुल्हन ढूंढ रहे थे। ननीबाला ने उस लड़की की बात सुनकर कहा कि वे स्वयं जाकर उस लड़की को देख ले और अगर पसंद आई तो विवाह तय कर दे। अनादि बाबू लड़की को देखकर लौटे और बोले, इस लड़की के साथ प्रभात का विवाह संभव नहीं है। उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, लेकिन ननीबाला का विश्वास था कि इसमें निमाई और निताई का हाथ है। जो भी हो, इसके बाद घर के भीतर जैसा एक नया अव्यवस्था का दौर शुरू हो गया। ननीबाला डर गई। अगर वर्तमान अफरा तफरी में प्रभात को कोई दुर्घटना हो जाए, अगर कोई गुंडा छुरा मार दे। निमाई और निताई के कुत्सित प्रयासों को रोका नहीं जा सकता। अब व्योमकेश बाबू को किसी भी प्रकार से प्रभात की जान बचानी होगी। व्योमकेश ने आंखें बंद करके ननीबाला की असंबद्ध लंबी कहानी सुनी। कहानी समाप्त होने पर उन्होंने आंखें खोली। काफ़ी चिढ़ और दबाव के बावजूद जितना हो सके शिष्टता से बोले, मिस राय, इस तरह के मामलों में मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आपका शक सच भी हो तो मैं आपके बेटे के पीछे सशस्त्र पहरेदार की तरह घूम नहीं सकता। मेरे विचार में इस स्थिति में पुलिस के पास जाना ही ठीक रहेगा। ननीबाला बोली, पुलिस की बात मैंने अनादि बाबू से कही थी। वे बहुत गुस्सा हो गए और बोले, इस पर छानबीन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना डर लगता है तो पटना वापस चली जाओ। व्योमकेश ने कहा, तो फिर और क्या किया जा सकता है, आप ही बताइए। ननीबाला की आवाज़ रोते रोते भर गई। मैं क्या कहूँ व्योमकेश बाबू, आप कोई उपाय कीजिए। प्रभात के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं एक असहाय स्त्री हूँ। कहकर उन्होंने अपनी आंचल से आंखें पोंछनी शुरू कर दी। ननीबाला का चेहरा देखकर कोई भी उसे असहाय न समझे, लेकिन यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उसका हृदय सचमुच एक असहाय महिला का हृदय है। गोद लिया पुत्र वह अपनी संतान की तरह प्यार करती है और उसकी आपत्ति या अनिष्ट की चिंता में अत्यधिक भयभीत है। शायद यह भय अवास्तविक हो, फिर भी उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ क्षण तक व्योमकेश ने गंभीर नज़रों से ननीबाला के आंसुओं को देखा, फिर अचानक कड़क स्वर में बोले, भतीजे दोनों कहाँ हैं? ननीबाला आंचल से आंखें चमकाकर बाहर निकली। वे नेबूताला में रहते हैं। आप? पता क्या है? घर का नंबर क्या है? वो तो मुझे नहीं पता, प्रभात जानता है। क्या आप उनके पास जाएंगे व्योमकेश बाबू? अगर आप उन्हें बहुत दबा देंगे तो वे डर जाएंगे। अगर मैं उन्हें डराऊंगा तो शायद वे उल्टा मुझे डराएंगे। मैं उन्हें एक बार देखूंगा। देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके मन में कुछ है या नहीं।
क्या प्रभात उनका पता जानता है? प्रभात का पता यानी आपका घर कहाँ है? घर नंबर 172/2, बौबा बाजार स्ट्रीट। पर वहाँ उसी घर पर आप न जाए तो अच्छा है। अनादि बाबू अनादि बाबू को ये पसंद ना आएगा। ठीक है, फिर प्रभात की दुकान का पता बताइए। प्रभात की दुकान का पता मुझे नहीं मालूम, पर नाम है जीवन प्रभात। वही गोल दिघी के पास दरवाजे पर बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है। व्योमकेश उठकर खड़े हुए और थकी सूखी आवाज़ में बोले, समझ गया, अब आप आइए, तब पता चल जाएगा अगर कोई खबर आई तो। ननी बालात शायद थोड़ी नाराज़ होकर चली गई। व्योमकेश ने चारों तरफ देखा और बोले, इस दुनिया में कितनी अजीब चीज़ें हैं, हे अजीब रूप वाली। उस दिन शाम को व्योमकेश एक शारदीय पत्रिका पढ़ रहे थे। अचानक उसे फेंकते हुए बोले, चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से हम शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। सच कहूँ तो ज़रूरत न होती तो बाहर ही नहीं निकलते। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? उन्होंने कहा, जीवन प्रभात को ढूंढने। हमने 2 मोटी छड़ें तैयार की, हाथ में लेकर दोनों बाहर निकल आए। हालांकि व्योमकेश का मन ननीबाला के बारे में थोड़ा परेशान था, फिर भी उनकी कहानी उसे भीतर ही भीतर बहुत आकर्षित कर रही थी। गोल दिघी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पहुँचते ही फुटपाथ पर एक विशाल साइन बोर्ड नजर आया। दुकान साइन बोर्ड के मुताबिक बहुत बड़ी नहीं थी। साइन बोर्ड के नीचे से लगभग दबा हुआ लग रहा था। सड़क किनारे एक कमरा था, उसके पीछे एक छोटा आंगन। दरवाजे के पास एक नज़ाकत से बंधे और चौकस गोरखा की निगरानी में दुकान में प्रवेश किया। गोरखा ने एक बार तिरछी निगाह डाली, कुछ नहीं कहा। हमने देखा कि कमरे की दीवारें किताबों से भरी हुई थी। इससे कमरे का आकार और भी संकुचित लग रहा था। शेल्फ पर एक ही किताब 10 बार लगाई हुई थी। अलग अलग प्रकाशों की किताबें थी, शायद अपनी खुद की कोई नहीं। मेरी किताबें भी 2-3 रह गई थी, लेकिन दुकान वाले को कमरे में नहीं देखा। काउंटर पर कोई नहीं था। काउंटर के पीछे छोटे कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। दरवाजे से जो दिख रहा था उसमें एक छोटी लकड़ी की मेज़ रखी थी और मेज़ पर बैठा एक युवक ध्यान लगाकर किताबों के आवरण बांध रहा था। ऊपर खुला हुआ बिजली का बल्ब टंगा था। चारों तरफ कागज़, पिस बोर्ड की परतें और कागज़ काटने के लिए चाकू आदि बिखरे हुए थे। युवक पूरे ध्यान से किताबों के आवरण बांध रहा था। व्योमकेश ने थोड़ी ज़ोर से अपनी आवाज़ निकाली। युवक ने सिर उठाया, अपने फटे पुराने गले की आस्तीन से पसीना पोंछते हुए काउंटर के पीछे खड़ा हो गया। उसने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ जिज्ञासु निगाहों से हमारी ओर देखा। इस बार मैंने उसे अच्छे से देखा। बंगाल देश के हज़ारों साधारण युवा में उसकी शक्ल में कोई ख़ास अंतर नहीं था। शरीर की लंबाई लगभग 5.5 फीट, रंग तांबरिया मिला हुआ, चेहरा और शरीर का ढांचा दुबला, होठों के ऊपर मूंछ की रेखा अभी उग नहीं पाई थी। दांत अच्छे दिखाई देते थे, लेकिन उनकी संरचना थोड़ी जंगली लगती थी, शायद आदिम रक्त का संकेत। आँखों में थोड़ी अन्यमनस्कता का संकेत था, लेकिन यह मानसिक अभिव्यक्ति नहीं, आँखों की एक विशेष बनावट थी। सिर के बाल थोड़े खुरदुरे और झड़ते हुए, बिना किसी देखभाल के। पहनावे में गले के बटन खुले, ढीले आस्तीन वाला पंजाबी, सब मिलाकर जो तस्वीर बनी वह बिल्कुल साधारण और किसी विशेषता रहित थी। व्योमकेश ने कहा, क्या आप जीवन प्रभात के मालिक प्रभात कुमार राय हैं? युवक ने कहा, मेरा नाम प्रभात हल्दर है। ओह हाँ, ठीक है। आप जब अनादि बाबू के व्योमकेश थोड़े हिचकिचाए। पुष्यपुत्र, प्रभात ने निर्लिप्त स्वर में व्योमकेश के अधूरे वाक्य को पूरा किया। फिर व्योमकेश से पूछा, आप कौन हैं? मेरा नाम व्योमकेश बख्शी है। अब प्रभात ने थोड़े जागरूक होकर व्योमकेश को निहारा, फिर मेरी ओर दृष्टि मोड़ी। तो आप अजीत बाबू हैं? हाँ। व्योमकेश को पूरी तरह अनदेखा करते हुए प्रभात मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक रुचि के साथ बोला, नमस्कार, मैं आपके पास एक बार आऊँ? मेरे पास? हाँ, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। आपका पता? मैंने पता बताया। आइए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी आपसे क्या ज़रूरत हो सकती है। वो बात बाद में कहूँगा। तो अब क्या चाहिए बताइए। मेरे पास कई नई किताबों के अलावा अच्छी खासी पुरानी किताबें भी है। पुरानी किताबें बांध कर बेचते हैं और वो सारी किताबें आप दूसरी दुकानों पर नहीं पाएंगे। व्योमकेश ने कहा,
फिलहाल मैं आपके पास निमाई और निताई का पता लेने आया हूँ। प्रभात व्योमकेश की ओर मुड़ा, कई बार आंखें झपका कर जैसे इस नए विषय को समझ लिया हो। फिर बोला, निमाई और निताई का पता? वे रहते हैं? प्रभात ने पता दिया, मधु बडाल लेन का 1 नंबर। लेकिन क्यों हम निताई और निमाई का पता चाहते हैं, इस बारे में उसने कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई। धन्यवाद। आइए, मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा। आइए। दुकान से बाहर निकले तब भी काफ़ी समय था। सर्दियों की शाम नारियल की लकड़ी की आग की तरह धीरे धीरे जल रही थी, आसानी से बुझती नहीं। व्योमकेश ने कहा, चलो निमाई और निताई को देखते हैं, पास ही है। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने कहा, प्रभात खुद किताबें बांधता है, पुरानी विद्या छोड़ नहीं पाया। लड़का कुछ खास तरह का है, कहीं ऊंच नीच नहीं। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ उसका क्या काम है। व्योमकेश ने आंखें मोड़कर मेरी ओर देखा और कहा, अभी तक नहीं समझा? वो तुम्हारी किताब छपना चाहता है। शायद किसी प्रसिद्ध लेखक ने उसे किताब नहीं दी, अब वह तुम्हारे भरोसे है। मैंने कहा, प्रोथितैषा नहीं, प्रथितैषा। वो मुंह बनाकर हंसा। समझ में आया कि ये गलती जानबूझकर थी। मैंने कहा, वैसे भी उसकी किताब छापने में रुचि है। पढ़ाई लिखाई नहीं जानता, लेकिन साहित्य की कदर करता है, ये कम बात नहीं। व्योमकेश थोड़ी देर चुप रहे, फिर जैसे ध्यान भटकते हुए बोले, प्याचा कॉय पैचानी खस्सा तेरो चाचानी। आजकल व्योमकेश अचानक ऐसे असंबद्ध बातें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। हम मधु बडाल की गली में पहुंच गए। गली आज की नहीं, शायद जॉब चाणक्य के समय की समकालीन है। दोनों ओर की इमारतें ईंट की बनी हुई है, एक दूसरे के करीब टिकी हुई, मुश्किल से खड़ी है। एक घर के दरवाजे के ऊपर लिखा नंबर देखकर समझ गया कि यही घर है। जाहिर है जर्जर है, लेकिन जैसे वृद्ध आदमी अपने बंधे पुराने दांत और बालों के साथ बाहर का ठाट बनाए रखने की कोशिश करता है, वैसे ही घर का रूप देखा जा सकता था। मुख्य दरवाज़ा थोड़ा खुला था, उसके अंदर एक संकरी गलियों जैसी जगह दिखाई दे रही थी। वहाँ कोई लोग नहीं थे। मुझे इशारा करके व्योमकेश अंदर प्रवेश कर गए। सुरंग जैसी राह के अंत में दाईं ओर एक कमरे का दरवाज़ा था। हम उसके सामने जाकर खड़े हो गए। अंधेरे और अस्त व्यस्त कमरे में पहुँचे। वहाँ कई सारे फर्नीचर भरे पड़े थे, अलमारी, मेज़, कुर्सियाँ, सोफ़ा, तख्तपोश। कहीं खड़े होने की जगह तक नहीं थी। सभी फर्नीचर पुराने थे, एक भी 50 साल से कम उम्र का नहीं। देखकर लगता था जैसे ये कमरा पुराने फर्नीचर का गोदाम हो। कमरे के बीच में रंग बिरंगे जाजिम पर 2 लोग तख्तपोश पर बैठकर बंदूकें साफ कर रहे थे। दोनों छर्रा बंदूकें थी। कुदाल के हिस्से पर तरह तरह की नक्काशी और चित्र बने थे। देखकर लगता था कि बंदूकें भी पुराने ज़माने की है। एक व्यक्ति अपने उपकरण से बंदूक में तेल लगा रहा था, दूसरा बंदूक की नली में गज डालकर उसे साफ कर रहा था। दोनों व्यक्तियों का रूप एक जैसा, उम्र लगभग समान, मुद्रा भी समान। किसी एक का वर्णन करने से दोनों का चित्र बन जाता। उम्र लगभग 30 साल, शरीर मांसल, नाड़ गोपाल जैसी शक्ल, मिट्टी जैसे रंग के साथ चेहरे पर थोड़ी चर्बी का घेरा, मुंह में मंगोलियाई सा भाव, सिर के बाल छोटे और बराबर कटे हुए, पहनावे में लुंगी और फतुआ। अंतर बिल्कुल नगण्य था। यही निशानी थी कि ये लोग वास्तव में निमाई और निताई थे। इसमें कोई संदेह नहीं रह गया। जैसे ही हम दरवाजे तक पहुँचे, वे दोनों एक साथ हमारी ओर देखने लगे। उनकी 2 जोड़ी भयभीत करने वाली आंखों ने हमें जैसे धक्का देकर पीछे कर दिया। फिर दोनों ने साथ में पूछा, क्या चाहिए? उनकी आवाज़ सख्त थी, उसमें शिष्टता का कोई अंश भी नहीं था। मैंने असहाय होकर व्योमकेश की ओर देखा। व्योमकेश ने सरल शिष्टता से कहा, क्या ये अनादि हलदार का घर है? कुछ पल के लिए दोनों भाई स्तब्ध रह गए। एक दूसरे की तरफ प्रश्न भरी नजरें डालकर मिलकर बोले, नहीं। व्योमकेश ने फिर पूछा, तो अनादि बाबू यहाँ नहीं रहते? कठोर उत्तर आया, नहीं। व्योमकेश थोड़ी शर्मिंदगी से बोला, लगता है गलत पता मिल गया है। क्या इस घर में अनादि बाबू का कोई रिश्तेदार रहता है? आप लोग? दोनों भाइयों ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा। एक ने कहा, उस खबर से क्या ज़रूरत? ज़रूरत इसलिए है कि अगर आप उनके रिश्तेदार हैं तो उनका पता दे सकते हैं। जवाब मिला, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जा सकते हो।
व्योमकेश कुछ समय स्थिर आंखों से उनकी ओर देखता रहा, फिर थोड़े कसेल स्वर में कहा, आपके पास बंदूकें दिख रही है, उम्मीद है उनके लाइसेंस भी होंगे। हम लौटने लगे। दोनों भाइयों की नीरव तीखी निगाहें हमारी ओर टिकी रही। बाहर आते ही हमने सांस छोड़ी। कितने असभ्य लोग हैं ये। रास्ते चलते हुए व्योमकेश ने कहा, असभ्य नहीं, सावधान है। यहाँ कुछ लोग हैं जो कलकत्ता के पुराने निवासी हैं। पहले बड़े लोग थे, अब हालत खराब है। अपनी कमाई की शक्ति नहीं है, बस पूर्वजों की छोड़ी संपत्ति को संभाल कर जी रहे हैं। सड़े घर और टूटे फर्नीचर के साथ वे पुराने ढर्रे पर टिके हैं। उनकी सतर्कता की कोई सीमा नहीं। बाहरी लोगों के साथ मेलजोल नहीं करते। अगर कोई पास आकर बातचीत करे तो शक करते हैं, सोचते हैं कोई गलत मंशा है। इसलिए अजनबियों के प्रति उनका व्यवहार कठोर है। वे एक साथ डरपोक और कटु बोलने वाले, लालची और संयमी हैं। ये अजीब लोग हैं। मैंने पूछा, तो ये दोनों भाई कैसे दिखे?